हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज की हमारी नई क्लास में। और इस क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं नेशनल इनकम को मेजर करने का सेकंड मेथड, इनकम मेथड। इससे पहले की क्लास में हमने वैल्यू एडेड मेथड को डिस्कस किया था। आई होप आपने वो क्लास देख ली है। एंड आज की क्लास में हम इनकम मेथड को बहुत अच्छे से करते हुए चलेंगे। इनकम मेथड के अदर नेम है डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। एग्जाम में इनमें से कोई भी नेम देखने को मिल सकता है, तो इसे थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। यस, क्या है इनकम मेथड? Income method measures national income from the side of payments made to factors of production in the form of rent, wages, interest and profit for their productive services in an accounting year। जैसा कि हमें पता है, 4 फैक्टर्स होते हैं: लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये क्या करते हैं? ये अपनी सर्विसेज देते हैं। जब ये अपनी सर्विसेज देते हैं तो उसके बदले में ये पेमेंट लेते हैं। इनकी जो पेमेंट होती है वो इनकी इनकम बन जाती है। उसी इनकम को हम यहाँ टोटल कर लेते हैं और उसी से ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? यहाँ पर इनकम मेथड की जो बात की जा रही है, ये इनकम है, ये उन्हीं फैक्टर की इनकम है। ओके। अंडर दिस मेथड नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अप फैक्टर इनकम्स जनरेटेड बाय ऑल द प्रोड्यूसिंग यूनिट्स लोकेटेड विद इन द डोमेस्टिक इकोनॉमी ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। मीन्स किसी एक साल के दौरान डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट्स हैं उनके द्वारा फैक्टर इनकम जितनी भी जनरेट की जा रही है, उसी से ही मीन्स उसका टोटल लेकर ही हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट कर लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं कि कौन सी होती है वो। यस, अगर हम ये फैक्टर इनकम का टोटल लेते हैं तो हमें क्या मिलता है? इससे हमें मिलता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट FC, मीन्स एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब यहाँ से हमें डायरेक्ट नेशनल इनकम या जिसको हम NNPFC बोलते हैं वो हमें नहीं मिलती। हमें मिलती है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, और इससे फिर हम नेशनल इनकम की ओर जाते हैं। ओके। अब यहाँ से हम स्टेप पढ़ेंगे इसके कि कैसे कैलकुलेट की जाती है, इसमें क्या इंक्लूड होता है और क्या नहीं होता। उससे पहले यहाँ पर आप देख रहे हैं फैक्टर इनकम और ट्रांसफ़र पेमेंट्स। यस, फैक्टर इनकम आपको पता है, अभी हमने देखा है क्या है और पहले भी आप पढ़ते आ रहे हैं। जितनी भी आप फैक्टर की सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उसके बदले में जो रिवॉर्ड लेते हैं वही होती है फैक्टर इनकम। मतलब इसके लिए आपने कोई मेहनत की है, कोई काम किया है, तो इसको बोलते हैं अर्नड इनकम। ठीक है। अगर हम बात करते हैं ट्रांसफ़र पेमेंट की, तो इसके लिए आप कोई भी सर्विस नहीं देते हो, कोई काम नहीं दे करते हो, ये आपको फ्री में ही मिल जाती है। इसको आप वन साइडेड पेमेंट भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है? ये अनअर्नड इनकम होती है, इसके लिए आप कोई काम नहीं करते हो। ठीक है। फैक्टर इनकम को बोलते हैं अर्नड इनकम और ट्रांसफर पेमेंट को बोलते हैं अनअर्नड इनकम। ओके। आगे आते हैं स्टेप्स इन्वॉल्व इन इनकम मेथड। मतलब कौन कौन से स्टेप आते हैं? तो फर्स्ट वन आता है आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस। मतलब सबसे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस कौन सी हैं, उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और क्लासीफाई करना पड़ेगा। जैसा कि हमने वैल्यू एडेड मेथड में भी देखा था, तो ये 3 सेक्टर होते हैं। किसी भी इकोनॉमी में हम प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस को 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंड वन सेकेंडरी, थर्ड वन टर्शरी। प्राइमरी में हमें पता है कौन सा आता है, नेचुरल रिसोर्सेज से जो भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है वो प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आती हैं और टर्शरी में सर्विसेज यूनिट्स आती हैं। ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पर बात की जा रही है, हम क्या करेंगे आगे? आगे हमें फैक्टर इनकम को देखना होगा कि फैक्टर इनकम क्या होती है। देखिए, यहाँ तो हमने ये देखा कि प्रोडक्टिव एंटरप्राइजेस कौन सी हैं। जब ये प्रोडक्शन करेंगी तो ये फैक्टर्स को काम पर रखेंगी, मतलब सर्विसेज का यूज़ करेंगी, फिर उन्हें पेमेंट करेंगी, तो उनकी जो पेमेंट होगी वही इनकम बनेगी उनकी। तो हम उसी इनकम को यहाँ पर कैलकुलेट कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ सेकंड स्टेप में हमें ये देखना है कि फैक्टर इनकम होती क्या है। अभी हम डिस्कस कर ही रहे थे कि फैक्टर इनकम क्या होती है, पढ़ लेते हैं। अ फैक्टर इनकम रेफर्स टू इनकम अर्नड बाय अ पर्सन एज ए रिवॉर्ड फॉर रेंडरिंग हिज फैक्टर सर्विसेज। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ वेजेस, सैलरी फॉर हिज लेबर। अगर लेबर, किसी ने कोई काम किया है तो उसके बदले में वो वेजेस या सैलरी लेता है। रेंट फॉर हिज लैंड, अगर लैंड दी जाती है तो उसके बदले में रेंट लिया जाता है। और अगर कैपिटल दी जाती है तो उसके बदले में इंटरेस्ट लिया जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप का प्रॉफिट होता है। ओके। तो ये सब क्या है? फैक्टर इनकम है। जैसा कि अभी हमने पढ़ा, इसके लिए आपने कोई सर्विस दी होगी, आपने कोई काम किया होगा, ये 2 साइडेड है, और तभी आपको यहाँ पर कोई रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसको आप क्या बोलते हैं? अर्नड इनकम बोलते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लूँ जिसमें मैं बोलूँ कि ओल्ड एज पेंशन है,
तो क्या वो फैक्टर इनकम है? नहीं, वो ट्रांसफर पेमेंट है। क्यों? क्योंकि उसके लिए आपने कोई काम नहीं किया है। ओल्ड एज पेंशन को आप फैक्टर इनकम नहीं मानते हो, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बात करूँ रिटायरमेंट पेंशन की, तो क्या वो फैक्टर इनकम है? यस, वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होती है। क्यों? क्योंकि आप पहले एम्प्लॉय थे, आपने काम किया है, उसके बाद आपको रिटायरमेंट मिली है और उसकी अब आपको पेंशन मिल रही है, ठीक है। तो वो एम्प्लॉय का कंपनसेशन ही होता है, तो वो फैक्टर इनकम में इंक्लूड होता है। क्लियर? आगे हम देख लेते हैं कि फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, इसको कैसे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब हम ये बोल देते हैं कि एम्प्लॉयज की इनकम, ठीक है। कंपनसेशन को हम यहाँ पर इनकम की तरह ही समझ रहे हैं। तो एम्प्लॉयज की इनकम कैसे कैसे होती है, इसमें क्या इंक्लूड किया जाता है? फर्स्ट वन हम यहाँ देख रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज इन कैश। मतलब आप अपने आसपास किसी को जॉब लगे हुए देखते हैं, तो वो क्या होता है, जॉब पर जब वे लगे हुए हैं तो उन्हें क्या कैश में कोई सैलरी मिलती है, लाइक 20,000, 30,000, 40,000, वो कैश में उनके हाथ में आती है। ओके, एक तो वो उस तरह से मिलती है उन्हें। सेकंड वन, उन्हें क्या मिलता है? पेमेंट इन काइंड। मतलब उन्हें हो सकता है कि ऑफिस में कैंटीन की फैसिलिटी मिल रही हो सकता है कि फ़ोन के रिचार्ज मिल रहे हो सकता है उन्हें ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिल रही हो। तो ये सब जो उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटी मिलती हैं, ये आ जाती है पेमेंट इन काइंड में। तो ये भी क्या है, एक तरह से उनकी सैलरी का ही पार्ट है। ओके, अगर हम थर्ड बात करें, एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स। यहाँ पर बात की जा रही है एम्प्लॉयर्स के कॉन्ट्रीब्यूशन की। मतलब जो सैलरी वो उसे देता, उसमें से वो कुछ पैसे को कट करके सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स में लगा देता है। जब वो पर्सन रिटायर होता है, उसका जो एम्प्लॉय है वो रिटायर होता है, तो उस टाइम पे वो पैसा उसे निकाल के दे देता है। तो ये भी उसी का ही पैसा है, मतलब उसकी सैलरी का ही एक पार्ट है। तो यहाँ पर एम्प्लॉयर करता है कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही देख रहे हैं कि एक एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी, उसकी इनकम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। तो एक हमने देखा कि जो उसको कैश की फॉर्म में मिलता है। सेकंड वन देखा कि इन काइंड, मतलब कि उसको फैसिलिटीज़ मिलती हैं जो एक्स्ट्रा, कैंटीन की हो, ट्रांसपोर्ट की हो, रिचार्ज की हो, या फिर कोई क्वार्टर मिल जाते हैं, तो ये सब जो उसे फैसिलिटी मिलती है। और अगर हम थर्ड वन यहाँ देख रहे थे, तो यहाँ होता है कि एम्प्लॉयर उसके बेस पर पैसे को बाहर स्कीम्स में लगा देते हैं। लास्ट वन क्या है? पेंशन ऑन रिटायरमेंट। जो रिटायरमेंट में पेंशन मिलती है उसको, तो ये भी क्या है, ये भी तो उसी की सैलरी का पार्ट था। जैसे कि पीएफ उसका कटता रहता है, प्रोविडेंट फंड बोलते हैं, तो वो भी तो उसकी सैलरी से ही कटता है, तो वो भी उसे मिल जाता है। तो ये सब क्या है, उसकी ही सैलरी के पार्ट है। तो ये सब क्या है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज बोला जाता है इसे, और ये फैक्टर इनकम ही है। ओके, नेक्स्ट क्या है? ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या इंक्लूड होता है? द ऑपरेटिंग सरप्लस इंक्लूड्स इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। प्रॉपर्टी से इनकम हो सकती है या एंटरप्रेन्योरशिप से हो सकती है। कौन कौन सी होती है वे? रेंट होता है। मान लेते हैं कि आपकी कोई प्रॉपर्टी है, अगर आपने उसको रेंट पर दे रखा है, तो उससे आपको इनकम जनरेट हो रही है, तो वो रेंट हो जाता है। इंटरेस्ट कैसे होता है? आपके पास पैसा पड़ा था और आपने उसको ब्याज पर दे दिया है, किसी के को दे दिया है यूज़ करने के लिए, तो वो अब आपको इंटरेस्ट दे रहा है, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट हो सकता है। फिर प्रॉफिट की बात करें तो वो एंटरप्रेन्योरशिप का रिवॉर्ड होता है प्रॉफिट। प्रॉफिट किस किस फॉर्म में हो सकता है? अब एक टोटल प्रॉफिट जनरेट करती है कोई भी कंपनी, वो क्या करती है, उसको जो उसमें शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड की फॉर्म में दे देती है कुछ पैसा। तो कुछ पैसा क्या होता है, वो टैक्स के फॉर्म में जाता है उसका। और कुछ क्या होता है, वो सेविंग्स में भी रख लेते हैं, जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोलते हैं। तो ये सब क्या है, ये सब प्रॉफिट का ही पार्ट है। ओके, तो अगर हम बात करते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस की, तो इसमें क्या क्या आता है? रेंट आता है, इंटरेस्ट आता है, प्रॉफिट आता है। क्लियर? और प्रॉफिट में हम देख रहे हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेशन टैक्स, सेविंग्स ऑफ एंटरप्राइजेज, या जिसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट बोल देते हैं। तो ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सरप्लस के पार्ट है, और ये सब क्या है, फैक्टर इनकम है। ओके, नेक्स्ट आता है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में क्या आती है, मतलब जो नॉर्मल ही पर्सन अपना कोई काम करता है या सेल्फ एम्प्लॉयड है, जिसमें हम बोल देते हैं कि लेबर, लैंड, एग्रीकल्चर का काम हो गया, या कोई शॉप खोल रखी है किसी ने, ठीक है, तो इस तरह की जो काम करके उससे इनकम आ रही है, तो ये मिली जुली इनकम हो जाती है सारी, तो इसको मिक्स्ड इनकम बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा कोई अलग से नहीं है। तो मिक्स्ड इनकम में मतलब सब कुछ आ जाता है उसके पास में, वेजेस भी आ जाता है, रेंट भी आ जाता है, इंटरेस्ट भी आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। मतलब कोई एग्रीकल्चर का कर रहा है, उसने शॉप भी खोली हुई है, या कोई और भी इस तरह के छोटे जो काम कर रहे हैं सब, तो ये सब मिक्स्ड इनकम में आ जाते हैं।
Mixed income refers to the income of the self-employed persons using their labor, land, capital and entrepreneurship to produce goods and services. इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स की बात की जा रही है, उनकी इनकम मिक्स्ड इनकम हो जाती है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमने ये सब क्या देखा है, ये सब देख लिया है कि फैक्टर इनकम में क्या क्या आता है, इन सभी को फैक्टर इनकम में इंक्लूड किया जाता है। अब हम क्या करेंगे, इन सब का टोटल लेंगे। अगर हम इनका टोटल कर देते हैं तो क्या मिलेगा हमें, क्या हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी? नहीं, इन सब के टोटल से हमें क्या मिलेगा, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। मतलब हमें यहाँ से नेशनल इनकम पर जाना होगा, नेशनल इनकम नहीं मिली है। और नेशनल इनकम क्या होती है, NNPFC होती है, ना कि NDPFC। ओके, sum total of factor incomes generated within the domestic territory of a country is called net domestic product at factor cost। ओके, तो यहाँ पर देखिए डोमेस्टिक टेरिटरी की बात की गई, क्योंकि हमने ये सारे इनकम किसकी देखी है, हमारे घर की देखी है, मीन्स हमारी कंट्री की देखी है, बाहर की तो अभी इसमें आई नहीं। जब बाहर की आ जाएगी तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। ओके, तो देखिए नेशनल इनकम कैसे मिलेगी, जिसको हम NNPFC बोलते हैं। तो ये कैसे मिलेगी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जो कि अभी हमें मिली थी, उसमें अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड प्लस कर देंगे तो हमें मिल जाएगी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। क्योंकि सिर्फ यहाँ पर चेंज किसका है, नेशनल का, क्योंकि डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है, इसलिए हमने NFIA को प्लस किया है और अब हमें नेशनल इनकम मिल गई है। क्लियर। नेक्स्ट है प्रिकॉशंस व्हाइल एस्टिमेटिंग फैक्टर इनकम। अब यहाँ पर फैक्टर इनकम को हम एस्टिमेट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। मतलब हमें देखना पड़ेगा कि किस आइटम को हमें इंक्लूड करना है और किसे इंक्लूड नहीं करना है। तो फर्स्ट वन है ट्रांसफर अर्निंग्स लाइक ओल्ड एज पेंशंस या अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस या स्कॉलरशिप्स। तो इनको क्या करना है, हमें इंक्लूड नहीं करना है नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हुए। क्यों? क्योंकि इनके लिए आपने कोई मेहनत नहीं की है, ये वन साइडेड है, ये अर्नड ना होकर ये अनअर्नड इनकम है। ठीक है, तो इसे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त इंक्लूड नहीं किया जाता। लेकिन अगर हम बात करते हैं रिटायरमेंट पेंशन की, तो इसे इंक्लूड किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का ही पार्ट है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छे से देख लीजिए इस पॉइंट को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है सेकंड वन, इनकम फ्रॉम इलीगल एक्टिविटीज लाइक स्मगलिंग, थेफ्ट, गैम्बलिंग एक्सेट्रा शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब इलीगल एक्टिविटीज से जो भी इनकम होगी उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ऐड नहीं करेंगे। ओके, नेक्स्ट है सेल प्रोसीड्स ऑफ सेकंड हैंड गुड्स लाइक सेकंड हैंड कार हो गई, सेकंड हैंड हाउस हो गया या सेकंड हैंड टीवी हो गया। अगर इनकी सेल और परचेज हो रही है तो इन्हें इंक्लूड नहीं किया जाता नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि ये जिस वक्त ये बनी थी, मैन्युफैक्चर हुई थी, तो उसी टाइम इन्हें उस ईयर में, जिस ईयर में ये प्रोड्यूस हुई थी, ऐड कर लिया गया होगा। तो अब इसे हम फिर से ऐड नहीं करेंगे। लेकिन एक बात यहाँ पर इम्पोर्टेंट है इनके लिए, मतलब सेकेंड हैंड गुड्स की सेल और परचेज पर अगर कोई कमीशन दिया जा रहा है तो उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त ऐड करेंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सर्विस का रिवॉर्ड है, कि कोई अपनी सर्विस दे रहा है और उसके बदले में वो कमीशन ले रहा है, तो उसे ऐड किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है द सेल प्रोसीड ऑफ शेयर्स एंड बॉन्ड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब जो भी सेल प्रोसीड हो रही है शेयर्स और बॉन्ड्स की, उन्हें भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनसे किसी भी तरह की गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं हो रही हैं। नेक्स्ट है इम्प्यूटेड रेंट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड हाउस इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। मतलब जहाँ पर वो मालिक खुद रह रहा है उसके घर की भी कोई रेंटल वैल्यू है। मतलब अगर वो खुद ना रहते तो उसे फिर रेंट पर देते, तो उसकी कोई रेंटल वैल्यू होती है, उसी को हम बोल देते हैं इम्प्यूटेड रेंट, तो उसे भी नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन अगर इसी तरह कोई पर्सन खुद के यूज़ के लिए गुड्स को ले रहा है, मतलब गुड्स को प्रोड्यूस कर रहा है और उसको घर पे यूज़ कर रहा है, तो उसकी मार्केट वैल्यू होती है, उसे नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। लेकिन इसी के साथ जो सर्विसेज होती हैं, लाइक हाउसवाइफ देती हैं, या मतलब लेडीज़ जो घर पे काम करती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं होती है, उनका कोई मार्केट प्राइस नहीं होता है, तो उसे हम इंक्लूड नहीं करते। ओके, मतलब गुड्स को इंक्लूड किया जाता है जो खुद के यूज़ के लिए, लेकिन सर्विसेज जो खुद के यूज़ के लिए हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। जैसा कि हम बोल देते हैं डोमेस्टिक सर्विसेज। ओके, उन्हें इंक्लूड नहीं करना। नेक्स्ट आता है विंडफॉल गेन्स लाइक लॉटरीज एंड कैपिटल गेन्स
शुड नॉट बी इंक्लूडेड, मतलब ऐसे गेन जो अचानक से हो गए हैं, जो हम पता है हमें, मतलब वो हमारे रूटीन नेचर के नहीं हैं, अचानक से हो गए हैं, आज हुए हैं, हो सकता है 10 साल बाद हो सकता है हो ही ना, तो इस तरह के जो गेन हो रहे हैं उन्हें हम इंक्लूड नहीं करते हैं नेशनल इनकम में। ओके, नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट टैक्स, डिविडेंड्स एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स आर ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिट। जैसा कि अभी हम देख कर आए ये सब हमारे कॉर्पोरेट प्रॉफिट का ही पार्ट थे। वंस प्रॉफिट इज इंक्लूडेड, जब अगर एक बार प्रॉफिट को इंक्लूड कर लिया गया है तो इन्हें फिर से अलग से इंक्लूड नहीं किया जाएगा, क्योंकि अगर अलग से कर लिया तो ये डबल काउंटिंग हो जाएगी। ओके, क्योंकि इन्हें नेशनल इनकम कैलकुलेट करते वक्त पहले ही इंक्लूड कर लिया गया होगा, तो अब नहीं करेंगे। ओके, आई होप ये क्लास आपको समझ में आ गई है और सब टॉपिक क्लियर हो गए हैं। अगर यहाँ से आपको किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक फॉर बीइंग हियर, थैंक यू।